बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने आपका एनर्जी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कौन से एनर्जी के कंपोनेंट्स हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्या वो फैक्टर्स हैं जो इन रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर को, जो आपके एनर्जी कंपोनेंट हैं उनको डिसरप्ट करते हैं या इफ़ेक्ट करते हैं। तो उसमें हम रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर या बीएमआर दोनों ही इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर एक्चुअली बीएमआर को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हम इन फैक्टर्स को देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर, इनमें सबसे पहला आपका आ जाता है बॉडी साइज। वो लोग जिनका ज़्यादा ग्रेटर सरफेस एरिया होता है उनका हायर मेटाबॉलिक रेट होता है। ठीक है, आपका ग्रेटर सरफेस एरिया जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा होता है। आपका ग्रेटर सरफेस एरिया इंक्रीज करता है आपका हायर मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है वो लोग लार्जर लोगों के जनरली हायर मेटाबॉलिक रेट होते हैं इन कंपैरिजन टू स्मॉलर पीपल। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, ये इसी तरीके से जैसे दो लोग अपनी फिजिक के हिसाब से पतले हैं, ठीक है, लेकिन एक जो इंडिविजुअल है उसकी हाइट 6'5" है और एक सिर्फ 5'5" है। तो आप देखें जिसकी 6'5" हाइट है उसका वेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, उसको चलने फिरने में भी उसकी वेट ज़्यादा होने के अलावा उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। जितना सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेगा उतनी ही आपकी बॉडी को एनर्जी एक्सपेंड करनी होगी, उतना ही आपकी बॉडी को मूवमेंट में, हर चीज़ में आपकी सरफेस एरिया में जितने सेल्स हैं, जितने ज़्यादा आपका साइज़ इंक्रीज़ होगा उतने आपके सेल्स इंक्रीज़ होंगे, उतनी उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी। तो उससे अगर देखा जाए तो इनका सरफेस एरिया जिनका जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, लार्जर लोग जितने ज़्यादा लार्जर लोग होते हैं उतना ही आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होता है। अब इसमें ये बात भी है कि वो लोग जो टॉल हों और थिन हों उनका हायर मेटाबॉलिक रेट होता है देन दोज हु आर शॉर्ट एंड वाइड। ये फ़र्क आ जाएगा कि अगर सरफेस एरिया देखा जाए ना तो एक इंसान टॉल है लेकिन थिन है और एक शॉर्ट है बट वाइड है, पर इस तरीके से, लेकिन सरफेस एरिया जो है एक का हॉरिजॉन्टली ज़्यादा है और एक का वर्टिकली ज़्यादा है। तो वो बंदा जिसका वर्टिकली ज़्यादा है, जो टॉल और थिन है, उसका मेटाबॉलिक रेट हायर होगा। तो क्या कहते हैं, अब आप आगे आए। नेक्स्ट है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन होती है आपका फैट मास और फैट फ्री मास। फैट मास होता है जितना भी आपकी बॉडी में फैट है और फैट फ्री मास होता है जितना भी आपकी बॉडी में लीन मास है, मसल्स है। ठीक है, तो आपकी बॉडी मसल्स में और फैट में, इन दोनों में डिवाइड हुई होती है। ये आपकी बॉडी कंपोजिशन होती है। फैट फ्री मास जो होता है, जो आपका लीन मास है, टिश्यू मास है, वो मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू फैट मास। तो वो इंडिविजुअल्स जिनका वेट सेम है लेकिन एक इंडिविजुअल का फैट फ्री मास ज़्यादा है या वो मस्कुलर ज़्यादा है, ठीक है, या वो ज़्यादा लीन है, ठीक है, तो ऐसा इंडिविजुअल जो है उसका रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। और क्योंकि मैं ये बात आपको बता चुकी हूँ कि फैट मास में आपकी इतनी एनर्जी यूज़ नहीं होती। फैट मास आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होता है, इट इज़ जस्ट अ स्टोरिंग साइट फॉर फैट। लेकिन उसकी जगह आपका जो फैट मास है, जो आपका लीन मास है, उसमें मसल्स होते हैं। मसल्स के अंदर एक्टिव सेल्स होते हैं और इन एक्टिव सेल्स की वर्किंग होती है, कंडीशनिंग होती है। ठीक है, तो इसीलिए लीन टिश्यू जिसका ज़्यादा होगा उसका बीएमआर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्योंकि एथलीट्स का ज़्यादा फैट मास होता है, फैट फ्री मास होता है, तो उनका 50% रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट हायर होता है एज कंपेरिजन टू दोज जो नॉन एथलीट होते हैं। फैट मास को और फैट फ्री मास को, इनको हम मेजर करते हैं यूजिंग मेथड्स। ठीक है, कुछ रेफरेंस बॉडी कंपोजिशन मेथड्स होते हैं, उनके ज़रिए से हम मेजर करते हैं। ये मेथड्स याद करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है और इनके ये होते क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ऑल्दो हम ये डिस्कस कर चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर में
ये मेथड्स हैं अंडर वाटर वेइंग, इसको हाइड्रोडेंसिटोमीनी भी कहते हैं या मीट्री भी कहते हैं। ड्यूल एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमीट्री, इसको हम डेक्सा भी कहते हैं। और एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, या प्लेथिस्मोग्राफी, इसको हम BOD या POD भी कहते हैं, ठीक है, या इसको हम खाली एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इन मेथड्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका अंडर वाटर वेइंग। अंडर वाटर वेइंग को इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मोटा है और उसी सेम एज, जेंडर और वेट में एक इंडिविजुअल जो जिसका बहुत ज़्यादा लीन टिश्यू है, ठीक है, मस्कुलर मास ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे ओबीज इंडिविजुअल और एथलेटिक इंडिविजुअल दोनों को हम, एक ओबीज है और एक एथलेटिक है, ठीक है। ओबीज का जो है उसका फैट मास बहुत ज़्यादा है और जो एथलेटिक है उसका लीन टिश्यू मास ज़्यादा है। तो दोनों को अगर हम पानी के अंदर, हम उन्हें कहें कि पानी में सबमर्ज करते हैं हम, ठीक है, वो कहीं सांस रोकें, तो जो होगा आपका ओबीज इंडिविजुअल होगा वो पानी के ऊपर तैरेगा और जो लीन इंडिविजुअल होगा वो पानी की सरफेस से नीचे रहेगा, सिंक करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपकी फैट होती है इटसेल्फ, फैट की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो सॉरी फैट की डेंसिटी कम होती है, तो इस वजह से जो ओबीज इंडिविजुअल है वो पानी के ऊपर तैरेगा और जो लीन टिश्यू है, लीन टिश्यू की डेंसिटी ज़्यादा होती है, भारी होता है वो, तो वो पानी में नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। तो मैं वॉल्यूम या मास की बात नहीं कर रही, मैं डेंसिटी की बात कर रही हूँ। डेंसिटी इज समथिंग एल्स। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है इन दोनों में और इसी फ़र्क से हम जो है एक इंडिविजुअल का फैट और फैट फ्री मास मेजर कर लेते हैं। अंडर वाटर वेइंग एक गोल्ड स्टैंडर्ड है बॉडी कंपोजिशन को मेजर करने के लिए, क्योंकि बॉडी डेंसिटी का डिफरेंस होता है ड्राई वेट में और अंडर वाटर वेइंग में और अंडर वाटर वेट में। मतलब नॉर्मली अगर हम हैं तो हमारा वेट जैसे बाहर है, ड्राई वेट है, हम बाहर करें तो उसका वेट डिफरेंट आएगा और पानी के अंदर वेट डिफरेंट आएगा, क्योंकि फैट लेस डेंस होता है और बोयंट होता है, मतलब वो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो तैरता है। और फैट फ्री मास जो होता है लीन टिश्यू वाला वो पानी के नीचे रहता है। अब आप आगे आ जाएं, BOD और POD एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड्स। जिस तरह के अंडर वाटर वेइंग था इसी तरीके से एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड है। इसमें सिंपली जो इंडिविजुअल होता है उसको एक पॉड में डाल देते हैं, एक कैप्सूल होता है, उसके अंदर जो है एयर, मेजर्ड एयर होती है और वो इंडिविजुअल कितनी वो एयर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, उसको हम मेजर कर लेते हैं और उस तरीके से हमें पता चल जाता है कि एक इंडिविजुअल का फैट मास कितना है और फैट फ्री मास कितना है। फिर उसके बाद आ जाता है डेक्सा। डेक्सा जो है एक नॉवल टेक्निक है जो कि आपका बोन मिनरल, फैट और फैट फ्री मास और फैट फ्री सॉफ्ट टिश्यू ये सब मेजर कर रहे होते हैं। बोन डेंसिटी मेजर करता है, फैट डेंसिटी मेजर करता है और फैट फ्री डेंसिटी मेजर करता है, ठीक है। तो होता कैसे है, ये रेडिएशन टेक्निक है, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल जो है सिंपल एक रेडिएशन से उसको उतारा जाता है उसकी पूरी बॉडी को, ठीक है, और उसके बाद उसकी पूरी होल बॉडी कंपोजिशन में ये कर ली जाती है। अच्छा, अब ये मैंने आपको बताए मेथड सारे के सारे, अंडर वाटर वेइंग, एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड और डेक्सा। अब ये तीनों मेथड्स जो हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, और अगर हम एक्यूरेटली मेजर ना करें तो रिजल्ट्स भी गलत आ सकते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही साइंटिफिक किस्म के मेथड्स हैं, तो ये ज़्यादातर रिसर्च वगैरह में यूज़ होते हैं। अब हम उनकी जगह कुछ आसान मेथड्स हैं जो हम इजीली लेबॉर्ट्री में कैरी आउट कर सकते हैं, वो हैं स्किन फोल्ड एंथ्रोपोमेट्री और बायोइलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस। ये दोनों मेथड्स भी, स्किन फोल्ड एंथ्रोपोमेट्री और बायोइलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस, ये दोनों मेथड्स भी आपकी बॉडी की कंपोजिशन बताते हैं, ठीक है। स्किन फोल्ड एंथ्रोपोमेट्री ये हम डिस्कस कर चुके हुए हैं लास्ट सेमेस्टर में। स्किन फोल्ड एंथ्रोपोमेट्री जो है वो क्या है, ये आपकी बॉडी
फैट परसेंटेज मेजर करती है। और किस तरीके से, आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है, हमारी स्किन में कुछ साइड्स हैं जहाँ पे फैट हमारी एक्यूमुलेट करती है, जैसे एब्डोमेन में, ठीक है। इसी तरीके से हमारे जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उनके नीचे वाली जगह, ठीक है, वुमेन की अक्सर वहाँ पे फैट जमा होती है, ठीक है। और इसी तरीके से आपकी आ जाती हैं बाइसेप्स आ जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है। तो एट द बैक ऑफ द आर्म, आपकी फोर आर्म के बैक पे, तो इस तरह की जो साइड्स हैं यहाँ पे फैट आपका स्किन के नीचे भी डिपॉजिट होता है। जितना ज़्यादा आपका फैट बॉडी में बढ़ेगा उतना ज़्यादा इन साइड्स पे फैट बढ़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि आप स्किन को पिंच करके चेक करें। अगर तो वो आपका पिंच करते हैं और आपका 1 mm से ज़्यादा होता है वो, ठीक है, तो 1 इंच से ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका जो बॉडी में फैट आपकी जेंडर, एज, हाइट के हिसाब से ज़्यादा है। तो अगर वो आपका कम होता है या उतना होता है तो आपका फैट जो है वो आपकी बॉडी के हिसाब से है, ठीक है। तो आपने सिंपली उसको पिंच करना होता है। स्किन फोल्ड कैलिपर्स होते हैं, उनके ज़रिए से आप मेजर करते हैं कि कितनी आपकी स्किन पिंच हुई है। तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि बॉडी में फैट मैस ज़्यादा है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस एनालिसिस आते हैं। ये जो टेक्निक है ये डिटरमाइन करती है कि फैट फ्री मैस आपकी एक्सट्रीमिटीज़ में कितना है, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज़ में जो आपकी लॉन्ग लेग्स होती हैं, जैसे आपकी लेग्स है, ठीक है, इसके आपकी लॉन्ग बोन्स आ जाती हैं, ठीक है, जैसे आपकी आर्म्स है, और इस तरीके से। तो होता क्या है, आपकी एंकल्स पर और आपकी रिस्ट पर इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोड्स लगा के हम मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स लगा के हम मेजर करते हैं बॉडी में वाटर कितना है। बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस, जैसे स्किन फोल्ड एंथ्रोपोमेट्री मेजर करता है फैट मैस, इसी तरीके से बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस एनालिसिस मेजर करता है फैट फ्री मैस, ठीक है, आपका लीन टिश्यू। तो ये कैसे करता है, ये पानी मेजर करता है बॉडी में कितना है। अब मैं ये बात आपको बता चुकी हूँ कि फैट मैस, जो आपका फैट होता है वो ड्राई होता है, उसके अंदर पानी नहीं होता ज़्यादा, लेकिन फैट फ्री मैस, आपका लीन टिश्यू के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो क्योंकि आपके पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जब वो इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनमें से हल्का सा करंट पास करते हैं, तो अगर करंट क्योंकि करंट फिर वो पानी के ज़रिए से ट्रेवल करता है, ठीक है, वहाँ से हम मेजर कर लेते हैं कि पानी कितना है। जब हम पानी मेजर करते हैं तो उसे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितना फैट फ्री मैस है, कि हमारे पास इतना पानी आया है बॉडी में, ठीक है। और फिर वहाँ से हम मेजर कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है फैट फ्री मैस कितना है, और फिर हम मेजर कर लेते हैं इन द डिफरेंसेस मेजर कर लेते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है फैट फ्री मैस और फैट मैस कितना है, ठीक है। तो सिर्फ वो किस तरीके से बॉडी वेट के डिफरेंस और फैट फ्री मैस के डिफरेंस से हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। हमने फैट फ्री मैस मेजर कर लिया, ठीक है, फिर उसको हमने बॉडी वेट से माइनस कर दिया और उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि फैट मैस कितना है। तो ये हो गया आपका बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस एनालिसिस, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो सारी की सारी बॉडी कंपोजिशन मेजर करती हैं, ठीक है। ये हैं अंडर वाटर वेइंग, ड्यूल एक्सरे एब्सॉर्प्टियोमेट्री और एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड्स। फिर ये साइंटिफिक हैं और रिसर्च बेस्ड हैं, और फिर उसके बाद जो थोड़े से ईजियर टू कैरी हैं वो हैं स्किन फोल्ड एंथ्रोपोमेट्री और बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस एनालिसिस। स्किन फोल्ड एंथ्रोपोमेट्री आपका फैट मैस मेजर कर रहा था, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस एनालिसिस आपका फैट फ्री मैस मेजर कर रहा था। ये देखें, आप पिक्चर देख लें, तो ये आपका एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो एक पॉड में होता है, और ये आपका जो है एक्सरे मेथड है, ठीक है, जिसके ज़रिए से रेडिएशन के ज़रिए से ये देखें ये इंडिविजुअल का इस तरीके से पूरी की पूरी बॉडी आ जाती है, जिसमें बोन मिनरल मैस, आपका फैट मैस और फैट फ्री मैस आ जाता है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। सॉरी, देयर इज मोर, एज भी है इसमें। अच्छा, एज आपकी एज भी डिटरमाइन करी होती है कि आपका कितना आपका फैट फ्री मैस है, क्योंकि रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है ग्रोथ के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि उसमें बॉडी आपकी एनर्जी बॉडी को चाहिए होती है न्यू बॉडी टिश्यू मेजर करने के लिए, न्यू बॉडी टिश्यू सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। तो तकरीबन आपकी 5 किलो कैलोरीज पर ग्राम जो है एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है।
फिर उसके बाद ग्रोइंग इन्फेंट्स जैसे हैं वो 12 to 15% एनर्जी स्टोर करते हैं, ठीक है, ताकि न्यू टिश्यू मास बन सके। तो जैसे जैसे चाइल्ड जो है वो ग्रो करता जाता है वैसे वैसे उसकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो कम होती जाती है और अर्ली एडल्टहुड में डिक्लाइन होकर 1 to 2% हो जाती है। मतलब रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है 1 to 2% पर किलोग्राम ऑफ फैट फ्री मास जो है पर डिकेड आपका कम होता जाता है, ठीक है। हर डिकेड बाद आपका 1 to 2% कम हो जाएगा पर किलोग्राम ऑफ फैट मास आपका रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। एक्सरसाइज है वाहिद जो आपका रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ाती रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे, फिजिकली एक्टिव रहे, आपकी बॉडी के अंदर से मैकेनिज्म्स एक्टिव रहें, तो आप एक्सरसाइज करें। अगर आप सीडेंट्री हैं तो फिर आपका जो रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो कम होता जाएगा। जब रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर कम होता जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़्यादा एनर्जी आपके बॉडी प्रोसेसेस, आपके फंक्शनल प्रोसेसेस पे नहीं लग रही है। वो नहीं लगेगी तो एजिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। आगे आ जाएं सेक्स एंड जेंडर। सेक्स डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, मेन और वुमेन की बॉडी साइज और कंपोजिशन में, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा फ़र्क आता है। मेन में ज़्यादातर रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू वुमेन, ठीक है। तकरीबन आपका अगर देख लें तो वुमेन में 5 to 10% कम होता है रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर एज़ कम्पेयर टू मैन, क्योंकि मेन का जो फैट फ्री मास है वो ज़्यादा होता है और वुमेन का फैट मास ज़्यादा होता है। फिर हार्मोनल स्टेटस आ जाता है। आपकी कुछ बीमारियां हैं जैसे जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर से रिलेटेड होती हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सेकेंड सेमेस्टर में। तो इन बीमारियों की वजह से भी आपकी एनर्जी कम या ज़्यादा होती रहती है। इसके अलावा जब आपके नर्वस सिस्टम पे स्टिमुलेशन बढ़ती है, जैसे एक्साइटमेंट के पीरियड पे या स्ट्रेस के पीरियड में, तो ऐसे पीरियड्स में आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे एपिनेफ्रिन है, तो वो भी जो है आपकी सेल्यूलर एक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो जाता है। फिर इसके अलावा आपका रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर फ्लक्चुएट करता है वुमेन का ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो ओव्यूलेशन वाला पीरियड होता है उसमें आपका रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर हाई हो जाता है। फिर प्रेगनेंसी में भी आपका BMR हाई हो जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा वर्कलोड चाहिए होता है, न्यू फीटल टिश्यूज़ बनने होते हैं, जिसकी वजह से आपका रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है। ऑन एवरेज 11 किलो कैलोरीज पर वीक आपका BMR इंक्रीज होता है। अदर फैक्टर्स में आपके आ जाते हैं कैफीन, निकोटीन और अल्कोहल। ये सब के सब जो हैं अगर आप ज़्यादा लेते हैं अपनी डाइट में तो ये सब आपके इंटरनल ऑर्गन्स को किक देते हैं, तो आपकी जो एक्टिविटी है वो तेज़ होती है, आपका BMR तेज़ होता है। फीवर्स में भी आपका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। तकरीबन हर 1 डिग्री अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो 7% आपका रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ता है। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में आपका रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ता है, चाहे बहुत ज़्यादा ठंड हो चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, और एक्सरसाइज से आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे होते हैं आपकी रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर को, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह।